आज की ताजा खबर सुबह के 9। नाजरीन आदाब, न्यूज 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू रेरा। नाजरीन, कोरोना वबा ने बहुत मुश्किलात खड़ी की, लेकिन इस वबा के दौरान भी बहुत से काम हुए और खासतौर से शहरी तरक्यात के बहुत से काम हुए हैं। पूरे हिंदुस्तान में काम हुए, लेकिन खासतौर से अगर हम तेलंगाना की बात करते हैं और हैदराबाद की बात करते हैं तो हैदराबाद में लॉकडाउन और कोरोना के दौरान तरक्याती डेवलपमेंट के बहुत से काम हुए हैं। इन्हीं कामों पर बातचीत करने के लिए और इसके अलावा क्योंकि लॉकडाउन और कोरोना के दौर में एजुकेशन की फील्ड में, तालीम के मैदान में बहुत सी मुश्किलात आई हैं। अब तेलंगाना में तालीमी निजाम दोबारा से बहाल होने जा रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ बहुत अहम शख्सियत, तेलंगाना अर्बन डेवलपमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार साहब मौजूद हैं। और अरविंद कुमार साहब के बारे में बताता चलूं कि आप उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अरविंद कुमार साहब। सर, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। थैंक यू सर, हम शुरुआत बात की यहीं से करेंगे कि वज़ीर आला केसीआर साहब का मानना है कि अगर सेंटर को और मुल्क को मौजूद करना है तो रियासतों को मजबूत करना होगा, पहले स्टेट को मजबूत करना होगा। मेरा सवाल यह कि कोरोना के दौर में, इस मुश्किल दौर में आप लोगों ने किस तरह से काम किया और किस तरह से तेलंगाना को मजबूत किया? देखिए, कोरोना के दौर में मैं अपने डिपार्टमेंट की अगर बात करूं शहरी विकास की, तो एक तो शुरू के 1 महीने में 1.5 महीने करीब ऑलमोस्ट कर्फ्यू लाइक सिचुएशन थी, जब किसी को बाहर आने की इजाज़त नहीं थी या छोटे छोटे ग्रुप में थे, उस तरह थे। और शुरू में कोरोना के बारे में उतना लोगों को पता भी नहीं था। उस दौरान में जब भारत सरकार की गाइडलाइंस फॉलो करते हुए हम लोगों ने देखा कि अगर हमें कोई रोड बनानी है, जो नॉर्मल टाइम में, रोड बनाने का काम नॉर्मल टाइम में रात में 12 बजे के बाद शुरू होता है, जब ट्रैफिक कम होता है, और सुबह 3:30-4 बजे तक, तो हमें डेली अगर देखें 24 घंटे में 3.5 से 4 घंटे का टाइम मिलता था खाली काम करने का। कोरोना टाइम में हमने सडनली रियलाइज किया कि कोई गाड़ियां नहीं चल रही हैं, लोग नहीं हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए अगर हम रोड का काम तेजी से कर लें तो जो काम 6 महीने 1 साल में खत्म होना है वो हम 2 महीने में कर सकते हैं। बिल्कुल। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन फॉलो करते हुए इस तरह के जो ग्रीनफील्ड रोड प्रोजेक्ट्स थे, नई रोड्स बिछानी थी या रोड्स के ऊपर नई बीटी लेयर लगाना था, हैवी ट्रैफिक एरिया, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, ओल्ड सिटी में कई इंपॉर्टेंट रोड्स लेके, तो वो हमने लिटरली जिसे कहते हैं वॉर फुटिंग बेसिस पे, जहां हमें रोज 3-3.5 घंटे का टाइम मिलता था, अब हमें डेली करीब 14 से 16 घंटे का टाइम मिल रहा था। और कई बेहतरीन रोड इस दौरान बन के आई जो बिल्कुल ग्रीनफील्ड रोड थी, और लोग जब कोरोना के बाद बाहर आए तो बिल्कुल हैरान थे कि रोड कहां से ओवरनाइट आ गई। तो एक बहुत सेटिस्फाइंग काम था। वैल्यू की बात करें तो ऑलमोस्ट हमने 2000 करोड़ के करीब वर्क्स टेकअप किए इस दौरान, जिसमें फ्लाईओवर का जो फाउंडेशन होता है वो रोड के बीच में, जिसमें करीब 20 फीट बाय 20 फीट की हमें जगह चाहिए, तो अगर नॉर्मल ट्रैफिक चल रहा है वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल रहता है। तो ओल्ड सिटी में ऐसे 3 बड़े फ्लाईओवर के सारे फाउंडेशन स्टोन्स ले किए गए, बीटी रोड्स, नई रोड्स बनाई गई। इस तरह के जो काम थे, तो उससे ये सारे काम करीब 1 साल में खत्म होने थे। हम लोगों ने मई, जून, जुलाई, हमने मिड मई से शुरू में काम शुरू किया, क्योंकि अप्रैल में मटेरियल इकट्ठा करने में थोड़ा टाइम लगा। मई, जून, जुलाई बिल्कुल तेजी से काम करके, और ये एक मतलब नई मिसाल बनी देश, मतलब एक अच्छा मौका आप लोगों को मिल गया। एक अच्छा मौका मिला हमें। बहुत सारे अलग अलग जो स्टेट्स हैं वहां से हमें फोन कॉल्स आए कि आपने कोरोना में कैसे काम कर लिया, और ये हमें ये ख्याल क्यों नहीं आया, इस तरह की चीज। तो ये केटीआर साहब जो हमारे मिनिस्टर हैं, या चीफ मिनिस्टर साहब केसीआर साहब, रिव्यू करके कि इस दौरान, इस टाइम को हम यूज करके अगर इस तरह के काम करने तो बड़ी सहूलियत होगी। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि इस तरह भी कहा जाए कि किसी और स्टेट को ये आइडिया नहीं आया, पर तेलंगाना में इसको हमने एक बिल्कुल काम तो आप लोगों ने किया, लेकिन मौका दिया केटीआर साहब ने और केसीआर साहब ने। उन लोगों ने एक तरह से इस काम की शुरुआत की और इसका इनिशिएटिव लिया, हमें बिल्कुल एक राह दिखाई। सर, जाहिर सी बात है कि ये एक बिल्कुल मुनफरिद काम था जो तेलंगाना सरकार ने किया, आप लोगों ने किया, कि इस मौके को आप लोगों ने एक तरह से भुना लिया। लेकिन क्या किसी तरह की परेशानियां भी सामने आई, क्योंकि कोरोना का दौर था, आपको सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है और भी बहुत से प्रोटोकॉल्स थे, तो किस तरह की परेशानियां सामने रही?
एक था, शुरू में हमें लगा लेबर नहीं मिलेगा, क्योंकि काफी सारे जो लेबर थे जो खासकर दूसरे स्टेट से थे वो वापस जाना चाह रहे थे, काफी हद तक चले गए थे। तो एक हमने थोड़ा लेबर कम था ये ध्यान में रख के, तो जो जहां मशीन का ज्यादा यूज होना था, बीटी लेइंग जो बोलते हैं, जो काली जो हम बिटुमिन जो डालते हैं रोड के ऊपर, दैट्स अ मशीन जॉब। उसके अलावा जो नई रोड्स हम बना रहे थे तो उसमें थोड़ा सा लेवल करना है या इस तरह के काम थे, वो जेसीबी वगैरह से होते थे। तो हमने काम इस तरह के सेलेक्ट किए कि जिसमें जो बहुत लेबर इंटेंसिव ना हो, जिसमें मशीन का ज्यादा यूज हो। तो एक दिक्कत आई, थोड़ा लेबर कम था। दूसरा दिक्कत ये थी कि मटेरियल हमें नहीं मिल रहा था, जो बिटुमिन आता है रोड के लिए। कई मशीन्स थी वो नासिक से आनी थी, बिटुमिन हमें एक बॉम्बे के पास पोर्ट है वहां से आना था, वाइजैक से आना था। तो उस दौरान फिर हमने केटीआर साहब की मदद लेके मुंबई में होम मिनिस्टर, स्टेट के होम मिनिस्टर से बात करके, वाइजैक में वहां के मिनिस्टर से बात करके इस मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने की स्पेशल परमिशन ली गई, क्योंकि उस टाइम व्हीकुलर मूवमेंट इंटर स्टेट अलाउ नहीं थे। तो इस दौरान हमें करीब 15 दिन से 1 महीने का टाइम एक्स्ट्रा लगा शुरू में मटेरियल इकट्ठा करने में। उसके बाद हमने ये बिल्कुल देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, कोई लेबर इकट्ठे होकर काम ना करे, और वो बिल्कुल फॉलो करते हुए हमने किया। तो इसके अलावा कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा कोविड की वजह से हमें सहूलियत थी, क्योंकि रोड्स खाली थी, सड़कें खाली थी, काम करने में आसानी हुई। ये एक बहुत बड़ा काम था जो आप लोगों ने किया। एक तरफ कोविड का खतरा भी, लेकिन उस दौर में भी आप लोगों ने काम किया। सर, हेरिटेज पर अगर हम बात करते हैं, और खासतौर से उसका सेहरा आपके सर ही जाता है, आपने बहुत काम किया है। हैदराबाद शहर को बिल्कुल आपने और शहरों से अलग कर दिया है। खासतौर से अगर हम बात करें मौजम जाही मार्केट की, एमजे मार्केट की, मक्का मस्जिद, चार मीनार, और इसी तरह से जो पुरानी और तारीखी इमारतें, कैसे आपके जहन में चीजें आई कि इन चीजों को बदला जा सकता है? बल्कि हम ये कहें कि एमजीएम मार्केट का नक्शा ही आपने बदल दिया है। तो इसकी शुरुआत एक बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से हुई थी। एक दिन सुबह मैं और केटीआर साहब हम ओल्ड सिटी की तरफ इंस्पेक्शन के लिए जा रहे थे, और वो सुबह देख के इन्होंने कहा, जब मैं छोटा था बिल्कुल एमजे मार्केट के पीछे रहता था और आज इसकी हालत क्या हो गई है। तो मिनिस्टर साहब ने मुझे कहा कि क्या तुम इसको अडॉप्ट करके इसको थोड़ा एक नया तरह से रंग रूप ला सकते हो, इसको रेस्टोर कर सकते हो करके। तो मैंने कहा मेरे लिए बड़े फक्र की बात होगी, और इसको बिल्कुल चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करके मैंने कहा मैं आपको 3 महीने में करके दिखाऊंगा। इस तरह से शुरुआत हुई। पर जब एमजे मार्केट में हमने काम करना शुरू किया तो हमने पाया कि जो उसकी ये एमजे मार्केट बिल्डिंग जीएचएमसी की है, 1935 में बनी थी। 1935 से लेके आज तक इसकी रूफ में कोई रिपेयर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, 90 ईयर्स। तो और उस दौरान क्या हुआ, पूरी रूफ लीक हो रही थी। इसमें एक इंजीनियरिंग का तरीका, उसको जैक आर्च बोलते हैं, वो थोड़ी मुड़ी हुई ऐसे रूफ रहती है, जैक आर्च टेक्नोलॉजी यूज की गई थी। पतली ईंटें लगती हैं, पूरी लीक हो गई थी, और इट वॉज अ मैटर ऑफ टाइम कि ये मतलब कब बिल्डिंग बिल्कुल गिर जाती नीचे। दीवालों से लीकेज, इलेक्ट्रिकल वायरिंग सब ओपन थी। तो हमने वो जैक आर्च जो रूफ है पूरी उसकी चेंज किया हमने। जो उसमें लोहे लगते हैं वो पूरे जंग लग के खत्म हो चुके थे। एक एक करके ब्रिक्स निकाली गई, लोहे चेंज किए, दोबारा से बनाया गया। अब इसकी वाटर प्रूफिंग करीब करीब मैं कह सकता हूं कि अगले 80 से 100 साल तक बिल्कुल अब बराबर रहेगी। उसके अलावा फ्लोरिंग चेंज की, नीचे स्टॉर्म वाटर ड्रेन, पहले हर मानसून में यहाँ पानी जमा रहता था क्योंकि इसमें पानी जाने का कोई रास्ता नहीं था। नीचे स्टॉर्म वाटर ड्रेन बनाई गई, केबल डक्ट बनाए गए ताकि उसमें वायरिंग रहेगी। और सबसे हैरानी की बात है कि जितने भी वहाँ दुकानदार थे, बहुत हमें उनका सपोर्ट मिला। एक बार शुरू में थोड़ी दिक्कत हुई थी, तब हमारे एमपी हैदराबाद साहब, असद साहब, इनफैक्ट लीड लेके उन्होंने जितने भी यहाँ शॉपकीपर्स थे कन्विंस किया कि भाई आपके लिए है और आपके बेटरमेंट के लिए है, और उसके बाद सबने पूरा सहयोग दिया इसमें। और इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस, मतलब जिसे बोलते हैं 3 महीने नहीं लगे, इसमें 1.5 साल से ऊपर लगे। और वो मेरी मतलब जिसे कहते हैं आप इमेच्योरिटी थी कि मुझे लगा 3 महीने में हम कर देंगे, छोटा स्ट्रक्चर है। पर एक ये बहुत सेटिस्फाइंग काम हुआ, और इससे कॉन्फिडेंस जो आया, तो अब हम कई और ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जैसे बाउलीज हैं। हैदराबाद सिटी में अगर हम देखें 60 से ज्यादा बाउलीज, पुराने जो स्टेपवेल होते हैं, हैदराबाद अलोन करीब 60 से ज्यादा है। पूरे अगर हम स्टेट में देखें करीब करीब 160 हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि हैदराबाद में कम से कम ये बाउलीज की एक इन्वेंट्री बना के, और इसका काम अगर हम शुरू करें, ये प्राइवेट हो सकता है, गवर्नमेंट का हो सकता है, वक्फ बोर्ड में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ओनरशिप पे ना जाके अगर हम बाउली को क्लीन करें,
उसका स्ट्रक्चर अगर हम सेव कर सकें तो ये बावली जो है वाटर रिचार्ज का एक बहुत अच्छा सोर्स है। उसके अलावा टूरिस्ट व्यू पॉइंट बहुत अच्छा है। ओवर अ पीरियड क्या हो रहा है, इसमें गार्बेज डाल के फिर क्वाइटली मिट्टी आके एक दिन में पूरा एनक्रोच हो जाता है। तो हम एक्चुअली अपनी इतनी इंपॉर्टेंट जो हमारी हेरिटेज है, हालिया दिनों आपने शिवबाग बावली और भगवान दास बावली, इन बावलियों का बाकायदा दौरा भी किया। क्या आपको लगता है कितनी मेहनत यहाँ पर करनी पड़ेगी? देखिए, ये बावली का काम जो है और साफ करने का काम, उसको रिस्टोर का करीब 6 से 8 महीने का काम है एक बावली का। तो सबसे पहले जैसे पानी साफ करना, उसके बाद उसमें इंक्रोचमेंट होंगी, आसपास का एरिया क्या है, तो एक ऑर्गेनाइज तरीके से। बल्कि मैंने एक बार ट्वीट किया था कि जो एनजीओज हैं या जो लाइक माइंडेड पीपल हैं, अगर वो आना चाहें, वो आगे और मुझे फिर बहुत खुशी है कि बहुत लोग आगे आए हैं, बहुत एनजीओज आगे आए हैं कि हम इन्वॉल्व होकर करना चाहते हैं। तो हम बावली वाइज मतलब एलोकेट करके एनजीओज को वहां एक जैसे कहते हैं कि आप वहां वो उनके देखरेख में काम होगा, काम हमारे लोग ही करेंगे। मेरा आइडिया है कि अगर हम बावलीज को रिस्टोर कर सकें तो अगेन ये एक जो हमारी हेरिटेज का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसी तरह कोटी वुमेन्स कॉलेज में HMDA के पैसों से और इसके अलावा जो कई 1-2 और संस्था थी, उन्होंने पैसे दिए थे। कोटी वुमेन्स कॉलेज रेस्टोरेशन फेज 1 हो चुका है। फेज 2 उसमें फिजिक्स लैब और साइड की जो आर्म्स थी उसका काम शुरू हुआ है। तो इस तरह के काम है, धीरे धीरे चल रहे हैं। हैदराबाद 2-3 चीजों के लिए जाना जाता है, यहाँ का खाना, तहजीब और हेरिटेज। तो हेरिटेज मेरा आइडिया है कि अगर हम उसको रिस्टोर करते रहें धीरे धीरे, तो इट्स अ मेजर सोर्स ऑफ टूरिज्म एंड इनकम आल्सो इन द प्रोसेस। इसके अलावा कि सिटी ब्यूटीफाई होती है। हम लोग ही जो हैदराबादी हैं, बहुत लोग सुबह जाते हैं ये सब चीजें देखने। संडे को देर आर हेरिटेज ट्रेल्स, तो इसको हम और क्यों ना एनकरेज करें, मेरा ये एक आइडिया है एज हैदराबादी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिस तरह से आपने कहा कि टूरिज्म को बढ़ावा मिल सकता है इससे काफी, और गवर्नमेंट का एक इनकम का एक बड़ा सोर्स हो सकता है। सर, पिछले दिनों जिस तरह से हमने हैदराबाद शहर को देखा, जो बारिश हुई और जो सैलाब का पानी आया, उससे काफी ज्यादा तबाही हुई। किस तरह के सवाल आपके जहनों में उठे? क्या कुछ करने की भी जरूरत है जहां जहां पर तबाही हुई? देखिए, एक तो हैदराबाद में लेक्स का शहर है। किसी जमाने में यहाँ मतलब आज की डेट में भी हमारे पास करीब 170 से ज्यादा लेक्स हैं विद इन हैदराबाद सिटी। और ये पुराने टाइम में जब लेक्स थी काकतिया डायनेस्टी में या उसके पहले की, तो ये सारी लेक्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड थी। ओवर अ पीरियड क्या हुआ कि इसमें काफी जो इंटरकनेक्टेड ड्रेन्स थे, नालास थे, चैनल्स थे, या तो भर गए या इंक्रोच कर लिए गए, तो और या फिर बहुत नैरो हो गए। तो क्या होता है कि एक टैंक पानी से भरा और वो पानी उससे निकला और नीचे उसके बहने का रास्ता नहीं है, तो वो आसपास के एरियाज में धीरे धीरे भरने लगा। इस बार की बारिश में यही हुआ कि आजकल की बारिश, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि पहले बारिश होती थी मतलब एक तरीके से होती थी, एक पीरियड भी उसका रहता था। अभी क्या है, एक साथ 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर बारिश हो जाती है। एक रात में हमारे पास उस दिन 36 सेंटीमीटर बारिश हुई। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी सिटी में 20 सेंटीमीटर ज्यादा बारिश अगर एक दिन में हो जाए, होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, तो पानी ओवरफ्लो करेगा। एक ये पहली चीज है। दूसरी चीज ये है कि जो इस बार हमने फ्लड में सीखा कि जो ड्रेन्स हैं, जो नेचुरल फ्लो होना चाहिए बारिश का, वो हमें किसी भी तरह रिस्टोर करना पड़ेगा। पुरानी सिटी में मुर्गी नाला करके बोलते हैं, वो बना था, उसकी वजह से बहुत लाइफ सेव हुई है। वो एक एग्जाम्पल था हमारे पास। तो इस बार पोस्ट फ्लड हमने क्या किया है, हमने टीम्स बनाई है, एक एजेंसी बनाई है। एक मिनिस्टर साहब ने एक स्ट्रैटेजिक नाला डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करके बिल्कुल फोकस तरीके से एक चीफ इंजीनियर को अपॉइंट किया है। हमने जहां जहां लेक्स ओवरफ्लो हुई, ऐसी 6-7 इंपॉर्टेंट लेक्स और चेन ऑफ लेक्स हम बोलते हैं, आइडेंटिफाई करके, ऐसे 6 चेन ऑफ लेक्स आइडेंटिफाई करके, वहां एक लेक से दूसरे लेक तक जाने का जो रास्ता है, अगर रोड्स बनी है, हम उस रोड्स को डिग करके नीचे अब हम ड्रेन बनाना चाहेंगे और उसके ऊपर फिर से रोड आ जाएगी। तो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग में वो है, जो एग्जिस्टिंग ड्रेन है उसको किस तरह वाइडन किया जाए, ओरिजिनल जितनी उसकी विड्थ थी वो लाई जाए, उसमें जो एनक्रोचमेंट है उनको 2 BHK या कहीं एडजस्ट करके बातचीत करके उनको वहां से निकाला जाए, ताकि जो फ्लो ऑफ वाटर है वो बरकरार रहे। लेक्स के अंदर जो कई जगह विद इन FTL जिसे बोलते हैं घर बने हुए हैं, उनको भी हम रिहेबिलिटेट करने के लिए एक बड़े एग्रेसिव तरीके से उसको काम कर रहे हैं। तो होपफुली नेक्स्ट ईयर से इस तरह की, यानी ये कहा जा सकता है सर कि सरकार ने या आप लोगों ने
एक सबक लिया है इससे, चैलेंज की तरह ये लिया चैलेंज है आप लोगों के जी, लिए। जी। बिल्कुल सर, मैं अभी रास्ते में आ रहा था तो मूसी नदी क्योंकि रास्ते में पड़ती है तो उस पर भी नजर पड़ी। सरकार ने कई बार कहा कि इसके ब्यूटिफिकेशन को लेकर, तज़ीनकारी को लेकर काम किया जाएगा, लेकिन मुझे जहां जो चीजें मैंने देखी कि अभी भी उसमें कुछ कमियां नजर आ रही हैं। क्या कुछ मंसूबा है इसे लेकर? देखिए, मूसी में जिस तरह से काम शुरू करना चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, हम उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। तो अभी आपको फील्ड लेवल पे जैसे मूसी थी उसी हालात में शायद दिख रही होगी। इसमें मैं सिर्फ आपको ये अपडेट करना चाहूंगा कि प्रेजेंट सरकार के बाद एक मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन करके एक बॉडी बनाई गई है, जिसमें एलबी नगर के जो एमएलए साहब हैं वो इसके चेयरमैन हैं। कल हमारी यहाँ मीटिंग हुई जिसमें एक बाहर की एजेंसी आके हम अब ये प्लान कर रहे हैं कि देखिए, एक तो सीएम साहब कह रहे हैं कि मूसी के दोनों तरफ ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी के तौर पे रोड्स होनी चाहिए। बाहर से जो भी बसेज आती हैं अभी पूरी सिटी के अंदर से आके इमली बन या जुबली बस स्टेशन या कहाँ आती हैं, अगर हम ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी अलोंग द मूसी कर दें तो बसेज यहाँ से एंटर होंगी, सिटी का ट्रैफिक कम होगा और एक ऑर्गेनाइज तरीके से होगा। उसके अलावा जो मूसी में जितनी बफर होनी चाहिए, जितना फ्लड फुल टैंक लेवल होना चाहिए वाटर, उस हद तक हमें मूसी रिवर का रिस्पेक्ट करना चाहिए। उतना कभी भी बाढ़ है, इस बार फ्लड आई तो उतना हम रिस्टोर करके बाकी एरिया में जो ओपन एरिया है उसको किस तरह से हम डेवलप कर सकते हैं जिससे फैमिलीज आए, पिकनिक का एरिया बने। आज कहीं अगर फैमिली के साथ जाना है तो ऐसी कोई खास जगहें बची नहीं है। तो मूसी रिवर फ्रंट में एक बहुत बड़े स्केल पे काम चल रहा है और मेरे ख्याल से अगले आप 5-6 महीने में इस बारे में और पढ़ेंगे, देखेंगे और काम शुरू होगा इसमें। बिल्कुल, यानी आने वाले दिनों में मूसी नदी की तकदीर भी बदलने वाली। वी आर वेरी होपफुल जी। सर, ट्रैफिक का आपने जिक्र किया, अभी जब हम लोग रास्ते में आ रहे थे बात कर रहे थे कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने, केसीआर गवर्नमेंट ने बहुत काम किया है, नो डाउट। आपने मेट्रो की शुरुआत की, फ्लाईओवर्स लगातार आपके यहाँ बन रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि एक मसला है अभी भी ट्रैफिक का। कैसे इसे सॉल्व करेंगे आने वाले दिनों में? देखिए, हैदराबाद आज कंट्री में टॉप 5 सिटीज में है। तेलंगाना स्टेट वन ऑफ द मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट अगर बोलें, आज तेलंगाना स्टेट में करीब 45% जो पॉपुलेशन है वो अर्बन बेस्ड है। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट, हैदराबाद में जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई हैं पिछले कई सालों में, तो नॉट ओनली स्टेट के अंदर से लोग हैदराबाद आ रहे हैं बट स्टेट के बाहर से भी बहुत सारे लोग हैदराबाद में आ रहे हैं काम के लिए। तो पॉपुलेशन जो है, जो एक नेचुरल ग्रोथ होता है, उसके कंपैरिजन में काफी तेजी से बढ़ रही है यहाँ। और आज की डेट में हर एक के पास अपने प्राइवेट व्हीकल है, इस तरह तो रोड जो है उसके ऊपर प्रेशर पड़ा है। एक मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी भी सिटी की जो एक डेवलपमेंट इंडेक्स होता है कि किसी भी उस पॉपुलेशन का कितना % जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहा है। जो विकसित सिटीज हैं, जो डेवलप्ड सिटीज हैं, वहां ये % 60%, 70% और कई सिटीज में 80% से ऊपर है। आज हम देख रहे हैं यूरोप में कई सिटीज हैं जिन्होंने प्राइवेट व्हीकल्स कई स्ट्रेचेस में बंद कर दिए हैं। बिल्कुल। 1-2 सिटीज हैं उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिया है। हमारा एक मेजर एफर्ट रहेगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को किस तरह इंक्रीज किया जाए। मेट्रो एक उसमें डायरेक्शन था। हम नए रूट आइडेंटिफाई कर रहे हैं जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट और क्रिएट किए जा सके। डेडिकेटेड कॉरिडोर रहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। वेस्ट साइड में एक बड़ी तेजी से काम चल रहा है जिसमें अगर एक डेडिकेटेड कॉरिडोर बन गया, ऑफिस गोइंग पॉपुलेशन के लिए बहुत इजी हो जाएगा। उसके अलावा जो मेट्रो है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसका फीडर चैनल बोलते हैं कि आज क्या है, आप 2 व्हीलर अपने घर से लेके मेट्रो स्टेशन तक आएंगे, वहां अपना 2 व्हीलर खड़ा करेंगे, मेट्रो से एक दूसरे पॉइंट गए, फिर वहां आपको कोई प्राइवेट व्हीकल लेना पड़ेगा, बड़ा मुश्किल है। तो लोग प्रेफर करते हैं हम अपने 2 व्हीलर से ही एंड तक चले जाएं। तो ये जो घर से लेके मेट्रो स्टेशन तक आना और फिर उतर के मेट्रो स्टेशन से अपने ऑफिस तक जाना, अगर हम इसको किसी तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट से और एसी कंफर्ट में अगर हम कर सकें, जोड़ सकें, काफी लोग मेट्रो पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस तरह की कई चीजें। उसके अलावा एक पॉलिसी में बताना चाहूंगा, इंटीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी करीब 3 महीने पहले सरकार ने अप्रूव की है, जिसके तहत आउटर रिंग रोड से 5 किलोमीटर बाहर कम से कम 100 एकड़ का अगर एरिया है और उससे ऊपर, डेवलपर्स को एनकरेज किया जा रहा है कि आप वहीं पे ऑफिस बनाएं, वहीं घर बनाएं। तो वॉक टू वर्क कॉन्सेप्ट जो बोलते हैं कि घर आपका वहीं है, ऑफिस वहीं है, घर, तो आपको रोड पे आने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे इंसेंटिव दिए गए हैं और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, काफी इस तरह की लाइव क्वारीज चल रही हैं। तो
अगर हम सिटी को डीकंजेस्ट कर सके, एटलीस्ट फ्यूचर ग्रोथ को थोड़ा प्लान तरीके से थोड़ा डीकंजेस्ट करके नए एरिया में ले जा सके, तो सुबह सारे लोग सिटी के अंदर आ रहे हैं और शाम को बाहर जा रहे हैं, अगर हम इसको अवॉइड कर सके तो काफी हद तक ये ट्रैफिक की प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। बिल्कुल, यानी आने वाले कुछ दिनों में हम देखें कि ट्रैफिक का मसला भी हल होगा हैदराबाद शहर में, कम होगा, मतलब थोड़ा प्रेशर कम होगा। ये ऐसे सर, डेवलपमेंट से थोड़ा सा हटकर हम एजुकेशन की तरफ आते हैं, क्योंकि आप उस्मानिया यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं और एज अ वीसी के खिदमत अंजाम दे रहे हैं। सर, मेरा सवाल यह है कि कोरोना के दौर में जो सबसे बड़ा मसला खड़ा हुआ वो एजुकेशन का और ख़ासतौर से बच्चों की तालीम का, लेकिन तेलंगाना गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि 1 फरवरी से अब फिर से 9th क्लास या उससे ऊपर की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। किस तरह की चैलेंजेस का सामना होगा जब ये क्लासेस शुरू होंगी, शुरुआत होगी दोबारा से इनकी? आज सुबह जो हमारे चांसलर मैडम है, मोहतरमा गवर्नर मैडम, उन्होंने आज सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंस भी किया सारे वाइस चांसलर के साथ, प्रिसाइजली कि हम लोगों की तैयारी किस हद तक है और क्या क्या प्रिकॉशन ली जा रही है। तो जैसा आपने कहा 9th से ऊपर जो है, पहली चीज इसको स्कूल लेवल पे ऑप्शनल रखा गया है। दूसरे, स्कूल को बोला गया कि आप पेरेंट्स से एक सर्टिफिकेट लेके वो अपने बच्चे को भेजने के लिए तैयार हैं और किसी को भी हम फोर्स नहीं करेंगे, और जो नहीं आ रहे हैं उनके लिए ऑल्टरनेटिव ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी। और तीसरा, यूनिवर्सिटी लेवल में जैसे उस्मानिया यूनिवर्सिटी के लिए हम लोगों ने भी ये कि ऑनलाइन क्लासेस तो काफी दिनों से चल रही हैं, एग्जाम भी चल रहे हैं, और इसके बाद जो है अब 1 फरवरी के बाद भी जो क्लासेस हैं किस तरह से शुरू की जाए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, क्लास की संख्या देखते हुए। तो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि अभी तक सब ठीक ठाक चला है और आगे भी दिक्कत सबको ही है एजुकेशन में। ये 1 साल ऑलमोस्ट 0 ईयर टाइप का हो गया था एक स्टेज पे, बट ऑनलाइन क्लासेस की वजह से काफी हद तक ठीक हुआ है और मुझे काफी हद तक होप है कि विदाउट एनी फर्दर इफेक्ट चीजें ठीक हो जानी चाहिए, चीजें बेहतर होंगी। सर, हायर क्लासेस में तो समझ में आता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन एजुकेशन मतलब हासिल कर सकते हैं या फिर कॉलेज जाकर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए बहुत मुश्किलात हैं, कि आपके हिसाब से क्या कुछ करने की जरूरत है कि जो नर्सरी, केजी या पर केजी या फर्स्ट क्लास, इस तरह के बच्चे किस तरह से जो स्टूडेंट हैं उन्हें किस तरह से तालीम का क्या कुछ नज्म होना चाहिए? देखिए, एक तो अगर मैं पॉजिटिव साइड देखूं, कोविड की वजह से इन बच्चों को घर पे काफी टाइम स्पेंड करने का मौका मिला, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला, जो एक बॉन्डिंग होनी चाहिए, बिकॉज पेरेंट्स भी घर पे थे, बच्चे भी घर पे थे, तो एक ये अच्छा था कि सब लोग साथ थे जी। हैविंग सेड दैट, जैसा आपने कहा कि बच्चों के लिए ऑनलाइन, और उसमें भी जो खासकर जो थोड़े से मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास हैं, उनके लिए ऑनलाइन शुरू में थोड़ा दिक्कत हुआ कि कैसे करेंगे, हमारे पास आईपैड नहीं है, कंप्यूटर नहीं है। धीरे धीरे पर फोन से कई जगह, फिर कई जगह ऐसे शेयर करके किए गए, कोई मेजर दिक्कत ऐसी नहीं आई। और इसका पॉजिटिव साइड फिर से ये है कि बच्चों ने अब ऑनलाइन क्लासेस सीखना शुरू किया, एंजॉय किया। शुरू शुरू में बच्चे हंसते थे, क्योंकि मैं भी कई बार देखता था या बातचीत करता था कि ये क्या चल रहा है, मतलब वो एक एक्सपेरिमेंट था और उसको, बट धीरे धीरे आई थिंक यूज्ड टू हुए। सीरियसनेस हाँ जितनी क्लास में रह के आनी चाहिए छोटे बच्चों में उतनी नहीं थी, पर ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। और इस साल अच्छी बात यह है कि अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है, मेरे ख्याल से मार्किंग भी थोड़ी लीनियंट रहेगी। तो समय के साथ जैसे कोविड में सबने रिवायती क्लासेस में जहां बच्चा क्लास में जाता था, टीचर आते थे, एक रिस्पेक्ट और उसका एक जो माहौल, एनवायरनमेंट जो होता था, वो चीज तो मेरे ख्याल से ऑनलाइन एजुकेशन में वो चीज नहीं होगी। अंडर द सर्कमस्टांसेस कोविड में या तो हम कुछ नहीं करते या ऑनलाइन क्लासेस से एटलीस्ट साल बचाने का एक काम हुआ है, तो मैं उस तरह से देखूंगा। और जैसे ही कोविड में वैक्सीनेशन आ गया, धीरे धीरे चीजें इंप्रूव हो रही हैं। इस साल अगर फिजिकल क्लासेस फिर से शुरू होंगी तो बहुत अच्छी बात है, मतलब 1 फरवरी से 9th के ऊपर की हो रही है, होपफुली अगले सेशन में बाकी क्लासेस भी शुरू होंगी। तो आई थिंक वी शुड बी बैक टू नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। बिल्कुल। मेरा एक आखिरी सवाल कि केटीआर साहब अपने काम को लेकर जो उनका जुझारूपन है उसे लेकर हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं, क्या कुछ आगे की उनकी प्लानिंग है, किस तरह से और डेवलप किया जा सकता है हैदराबाद शहर को, इसके अलावा तेलंगाना के जो दूसरे बड़े शहर हैं? केटीआर साहब के साथ काम करने का जो हमारा एक्सपीरियंस और जो लर्निंग है जी, मैं उसको कहूं तो एक तो पहले उनका जो एक मैक्रो व्यू रहता है कि बड़े स्केल पे कि हैदराबाद कहाँ है, कहाँ होना चाहिए, तो एक हमें एक डायरेक्शन बड़ी अच्छी मिलती है कि आज हैदराबाद में हम क्या क्या और इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे उनका सबसे अच्छा जो है कि वो एक आम आदमी की तरह सोच के
कि मैं आज इस रूट पे गया और मुझे आज ये दिक्कत आई, या ये मैंने ऑब्जर्व किया, या यहाँ पे ये लोग फील कर रहे हैं। तो एक तो बड़ी पिक्चर जिसे बोलते हैं कि हैदराबाद में आज की डेट में और हमें क्या क्या करना चाहिए। दूसरा फिर मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म की इमीडिएटली और हम क्या कर सकते हैं। तो इस तरह की जो डायरेक्शन है, जैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने का एक फोकस है, उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, तीसरा ग्रीन स्पेस डालना, चौथा जो सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी की सहूलियत के लिए हम और क्या क्या कर सकते हैं। जैसे उनके मिशन में 2-3 चीज अगर मैं बताना चाहूँ, एक फुटपाथ, वो कह रहे हैं कि आज चलने के लिए जगह नहीं है, आप रोड के ऊपर चलते हैं जो डेंजरस है। तो उन्होंने एक मतलब मूवमेंट की तरह बना के कि हम और कितने फुटपाथ बना सकते हैं। तो आप सिटी में देखें काफी फुटपाथ नंबर ऑफ किलोमीटर्स बढ़े हैं। दूसरा पब्लिक टॉयलेट, कि आम आदमी मतलब दिन में अगर ऑफिस से बाहर निकला है, मोहतरमा है, बच्चे हैं, पब्लिक टॉयलेट फैसिलिटी कहाँ है जो साफ है, वेल मेंटेन्ड है, ताकि हम उसको यूज कर सके। एक वो बहुत बड़े स्केल पे उन्होंने नॉट ओनली हैदराबाद, पूरे स्टेट में लेके कि हर 1000 लोगों के ऊपर एक पब्लिक टॉयलेट सीट होनी चाहिए। उस विद इन दैट शी टॉयलेट, इस तरह की चीजें, मार्केट्स कंस्ट्रक्ट करना। तो उनका जो एक विजन है वो हमें गाइडेंस देता है और हम सारे लोग एक टीम की तरह उसको अचीव करने में लगे रहते हैं। और मैं कहूंगा ये हैदराबाद के लिए एक खुशकिस्मती है कि हमें ऐसे मिनिस्टर मिले हैं जो पूरे तेलंगाना के लिए कि जो आज की डेट में सोचते हुए फ्यूचरिस्टिक विजन भी हमें देते हैं, ताकि हम आगे किस डायरेक्शन में काम करना। बिल्कुल, यानी सर जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं, हम ये समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में एक बेहतर हैदराबाद हमें मिलेगा और एक शानदार हैदराबाद मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ एक चीज और बताना चाहूंगा, जो आप हैदराबाद के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इसका एक यार्डस्टिक है। पिछले साल कोविड में सारे सिटीज में रियल एस्टेट की ग्रोथ नेगेटिव रही, एक्सेप्ट हैदराबाद। हैदराबाद में कोविड के बावजूद रियल एस्टेट की ग्रोथ बढ़ी है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, लोग आज भी आ रहे हैं। तो ये सारे जो हैं, ये प्रूफ है कि सिटी सेफ है, अच्छी सिटी है, रहने की सिटी है। तो ये एक क्रेडेंशियल जो है, जब लोगों से अपने आप मिलता है, जिसको बोलते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, तो ये एक एग्जांपल है जो हैदराबाद के लिए मैं कहना चाहूंगा। बिल्कुल, और हम ये उम्मीद करते हैं सर कि आने वाले दिनों में हैदराबाद की तस्वीर और भी ज्यादा बदलेगी और भी निखरेगा हैदराबाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए खास मुलाकात में। तो नाज़रीन, खास मुलाकात में आज फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते फिर किसी अहम शख्सियत के साथ खास मुलाकात में फिर मुलाकात होगी। आदाब।